अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक हमने डिस्कस किया था उस दिन वेपर प्रेशर। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स कि ये बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन शो करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस कि अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेयर प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द एटमॉस्फेयर प्रेशर, मैंने आपको बताया था ना एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है। अगले लेक्चर में पहले जो हमने लेक्चर दिया था उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर पे भी मैंने लेक्चर दिया है कि अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर की लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हमारे ऊपर क्या अप्लाई करती हैं, प्रेशर, और इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएं, तो उस टाइम लिक्विड्स बॉयल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास वाटर मालिक्यूल है, दिस इज़ द वाटर मालिक्यूल। ये आपके पास पानी के मालिक्यूल हैं इस कंटेनर में। जब हम पानी के मालिक्यूल्स को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। लेकिन जब वेपर्स बनने के बाद हमने पढ़ा था कि एक ऐसी पॉइंट आएगी जहाँ पे रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया था वेपर प्रेशर। तो अभी देखें वेपर प्रेशर हमने पढ़ चुके हैं, अभी हम एटमॉस्फेयर प्रेशर भी पढ़ चुके हैं। तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जहां वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड बॉयल तब होता है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो। ये हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर होने के बाद जब ये दोनों बराबर होते हैं तब लिक्विड बॉयल करता है, पहले क्यों बॉयल नहीं करता, या इसके बॉयलिंग का ये रीज़न क्यों है, या हम एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होने चाहिए तो क्यों चाहिए, क्यों लिक्विड बॉयल करते हैं जब ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसी पॉइंट जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी देखें, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वह बॉइलिंग लिक्विड बॉयल तब होता है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों बराबर हों। ये क्यों, वह व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसका जो रीज़न है बेटा वो हमारे पास ये है कि देखें ये लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर वेट एटमॉस्फेयर प्रेशर है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, मीन्स हाई प्रेशर की वजह से ये करीब होते हैं। तो इसी वजह से ये स्प्रेड नहीं हो सकते, ये बबल्स नहीं बना सकते, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं कि इस प्रेशर को बैलेंस कर सकें। तो अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर है, इंटरनल प्रेशर कम है, तो प्रेशर बढ़ने से ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, ये स्प्रेड नहीं हो सकते, ये बबल्स नहीं बना सकते, ये आउट सरफेस पे मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉयल नहीं होते। अब ऐसी पॉइंट आ गई, अभी एक ऐसी पॉइंट आ गई
कि लिक्विड का वेपर प्रेशर अब जब बराबर हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के, जब लिक्विड्स का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो अब क्या होगा, दोनों प्रेशर्स बैलेंस हो गई ना। अब दोनों प्रेशर बैलेंस हो गई, इंटरनल प्रेशर कम होने लगा, तो इससे क्या हुआ कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने लगे और अभी जब ये स्प्रेड हो गए, दूर दूर तक चलने लगे, तो अभी ये बबल्स बनाएंगे, बस्ट होते जाएंगे और इसी तरह लिक्विड बॉयल होता है। तो इसी तरह यही रीज़न है कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होने से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उन पे प्रेशर कम हो जाता है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने के बाद बबल्स बनाते हैं और यही रीज़न है कि लिक्विड इस टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है कि ये क्यों है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो। तो आई बात समझ में। तो अभी देखें इसको एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक, मैं इसको यूँ भी लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्या है, इंजेक्शन है। देखें अगर आप इंजेक्शन में देखेंगे ना, इंजेक्शन में आपने क्या कर दिया, थोड़ा पानी डाला और उससे कंप्रेस किया, तो इस कंप्रेस से आप प्रेशर हाई लगने से आपने देखा होगा कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे से होते हैं, करीब आ जाते हैं, बबल्स नहीं बनाते। जब बबल्स नहीं बनाते तो जाहिर सी बात है ये स्प्रेड नहीं होते, और जैसे ही आप इस प्रेशर को कम करना चाहोगे तो ये स्प्रेड हो जाते हैं, बबल्स की फार्मेशन कर देते हैं। तो इसी तरह से एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी देखें बॉइलिंग पॉइंट की बात दूसरी ये है कि ये इंडिपेंडेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ना तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है, ना अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। जैसे वेपर प्रेशर है, तो अगर आप पानी को एक गिलास में बॉयल करें तभी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगी, एक बड़े से कंटेनर में बॉयल करें तभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगी, 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में बॉयल करें तभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर 100 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में भी बॉयल करें तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और साथ ही साथ ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर एक ड्रॉप का पानी के एक ड्रॉप की बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पूरे नहर की बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और सरफेस एरिया, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है उतने मॉलिक्यूल वेपर में ज़्यादा जाएंगे। अब इन वेपर को ज़्यादा वापस भी आना है ना, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो वॉल्यूम कम है, सरफेस कम है, तो थोड़े मॉलिक्यूल जाएंगे, थोड़े वापस आएंगे, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएंगे, टाइम सेम लगेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में आने में दोनों को टाइम सेम लगेगा, सेम टाइम पे यहाँ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इसी वजह से ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि हाउ वी इंक्रीज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर ऑप्शन ए कहता है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बी इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सी इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड, डी नन ऑफ दीज, तो आप लिखेंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। अभी देखें बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आपको याद करनी है। एक ये चीज़ होती है कि हमेशा लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, उससे पहले कभी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगी।
तो आप कह सकते हैं लिक्विड सेव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दियर बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड बॉयल होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम कहेंगे एट वाट टेम्परेचर वाटर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आप जितना भी टेम्परेचर को बढ़ाएं काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो किसी भी लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरी बात, जब भी कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है बस। जब लिक्विड बॉयल हो गया ना, अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं लेकिन थर्मोमीटर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो करेगा। मींस आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज़ नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको ये पॉइंट्स याद करनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और हमेशा बॉइलिंग पॉइंट की एक और ये भी सिंबल है कि जिस टाइम लिक्विड के सरफेस के ऊपर बबल्स आके बस्ट हों, बबल की फार्मेशन हो, तो ये भी चीज़ इंडिकेट करता है कि अब लिक्विड्स बॉयल हो रहा है। तो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट के पे बबल्स बनते हैं, बबल की फार्मेशंस होती है और ये ऊपर आके बस्ट होते हैं। उसके बाद ये पॉइंट भी याद करें कि विस्कोसिटी आपने पढ़ा है, सरफेस टेंशन पढ़ा है लिक्विड का। तो लिक्विड्स के ये फैक्टर जैसे सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, एवापोरेशन है, ये सब बॉइलिंग पॉइंट पे ज़ीरो हो जाते हैं। तो 8 वाट टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बिकम ज़ीरो। तो आप कहेंगे सर ये बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अभी हम इन फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे कि ये क्यों है। तो पहली बात देखें, एट बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, इंक्रीज़ नहीं होती उस पॉइंट पे जहाँ पे ये बॉयल होता है। तो देखें जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बस्ट होगा और बस्ट होने के बाद ये यहाँ से एवापोरेट करता चला जाएगा। तो देखें मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर फर्दर शो नहीं होता, हिडन होता है। तो इसका क्या मकसद है, तो देखें बॉइलिंग पॉइंट पे जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो फर्दर टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। इसका रीज़न आप कहेंगे सर ये है कि अब फिर जब आप बॉइलिंग पॉइंट से आगे जब आप टेम्परेचर देंगे ना तो वो टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर कहाँ जाएगा, ये टेम्परेचर थर्मोमीटर शो क्यों नहीं करता। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है बेटा कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप टेम्परेचर देंगे ना, ये टेम्परेचर जो हैं पानी के वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेके वेपर फॉर्म में चलते जाएंगे। दे ट्रांसफ़र दियर टेम्परेचर इनटू एनवायरनमेंट। मीन्स हाई एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टेम्परेचर को एब्ज़ॉर्ब करके एवापोरेट होकर चले जाते हैं, यहाँ से मूव कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है आप टेम्परेचर दे रहे हैं, दैट टेम्परेचर इज़ ट्रांसफ़र इनटू द एनवायरनमेंट बाय द वेपर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट्स वे देयर इज़ नो फर्दर चेंज इन द टेम्परेचर। तो आप कहेंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट पे जब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ये स्प्रेड हो गए, इन्होंने बबल्स बनाना शुरू कर दिया। बबल भी तब बनते हैं जब लिक्विड की ड्रॉप्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के बाद आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई ना, मैक्सिमम हो गई ना, तो वो क्या करते हैं टेम्परेचर देते हैं, वो ये ट्रांसफ़र करके एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो इस टेम्परेचर को इस लिक्विड में रहने नहीं देते, जिसकी वजह से हमें ये टेम्परेचर
शो नहीं होता, इसी वजह से ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, वे वेपर कैन ट्रांसफ़र दिस टेम्परेचर इनटू द एनवायरनमेंट, इसी वजह से ये रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इसी वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ये याद करने हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, टेम्परेचर कांस्टेंट, विस्कोसिटी ज़ीरो, बबल्स फॉर्म्ड। तो दैट इज़ अबाउट सम फैक्टर्स अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा अभी देखें, हमने कहा ये इंडिपेंडेंट है सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। तो अभी ये डिपेंड किस पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट इज़ एटमॉस्फेयर प्रेशर। पहला फैक्टर जो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करता है वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएं, दैट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को चाहे डिक्रीज़ करें या किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करें, तो आप किसी भी बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ यू चेंज द एटमॉस्फेयर प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर को चेंज करें। अगर मैं कहता हूँ क्या मैं पानी के एक गिलास को रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल आप बॉयल कर सकते हो जब आप आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिक्रीज़ करो। जैसे मैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिक्रीज़ करूँगा, पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बॉयल कर सकता हूँ ना, क्योंकि पानी बॉयल तब होगा जब एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो। जब दोनों बराबर हो गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के पे प्रेशर, इंटरनली प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और ये बस्ट होके ऊपर चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर इन को रुकावट करती है बबल फार्मेशन में, बाहर निकलने में तो इसको रुकावट करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसका बड़ा प्रेशर है इनके ऊपर। लेकिन जब आपने ऊपर वाला प्रेशर कम कर दिया तो जाहिर सी बात है वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं बस। तो अगर आप पानी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना चाहें, 100 डिग्री से कम बॉयल करना चाहें, तो आर्टिफिशियल यू कैन डिक्रीज़ द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर आप किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहें तो आप इंक्रीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर। जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर उसके बराबर होने में ज़्यादा टाइम लेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ फर्स्ट फैक्टर डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखें एटमॉस्फेयर प्रेशर अफेक्ट करती है किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखें हमारे यहाँ पे सी लेवल पे ये जो हमारा स्मूथ सरफेस है, इस पे तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कितनी होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप पानी को बॉयल करें ऑन द मरी हिल्स, मरी के हिल्स के ऊपर बॉयल करें तो पानी बॉयल होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे जाके पानी को बॉयल करें तो पानी बॉयल होता है, माउंट एवरेस्ट पे पानी बॉयल होगा तकरीबन 69 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका मतलब है बाय चेंजिंग द एल्टीट्यूड्स, अगर हमने एल्टीट्यूड्स को चेंज कर दिया तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रही है। मींस पानी की बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे 100, मरी हिल्स पे 98 और माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें ये क्यों, हर जगह पानी की बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं सी लेवल पे तो ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे या हायर एल्टीट्यूड्स पे पानी की बॉइलिंग पॉइंट चेंज होती रहती है। अब ये क्यों चेंज होगी, तो आप याद कर लें कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर मैक्सिमम है। अगर आपसे कोई पूछ रहे ना वाई वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल, एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एट मरी हिल्स, 69 degree centigrade at Mount Everest. Although water is same molecule, it has same intermolecular forces, there is hydrogen bond. But why?
तो वह का रीज़न आप क्या देंगे सर? आप कहेंगे कि सर देखें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। फर्स्ट फैक्टर मेन किस पे डिपेंड करती है? एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होना है, तो टेम्परेचर ज़्यादा देंगे ताकि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो। फिर आप हायर एल्टीट्यूड्स, जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना तो इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज़। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने से ये जो गैसेस होती हैं दे बिकम डाइल्यूट, ये गैसेस डाइल्यूट हो जाती हैं। जब ये गैसेस डाइल्यूट होती हैं, कम हो जाती हैं, तो इससे ये जो हम प्रेशर हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो लो हो जाता है। और भी आप बहुत बड़े ज़्यादा चले गए माउंट एवरेस्ट पे तो और भी ज़्यादा गैसेस डाइल्यूट, जितने गैसेस ज़्यादा डाइल्यूट होंगे जाहिर सी बात है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी हम पे कम लगाएंगे। अब जब एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ कम हो गया जाहिर सी बात है तो पानी तो बॉयल तब होगा ना जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉर एग्जांपल 560 टार है, 560 टार है माउंट एवरेस्ट पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल किया तो पानी को टेम्परेचर दिया। अभी देखें जब पानी का वेपर प्रेशर 560 टार होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा? 560 टार होगा तो पानी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि दिस डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर प्रेशर, दोनों को बराबर होना है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बाय चेंजिंग द हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने से पानी की बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि ऊपर जाने से गैसेस डाइल्यूट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कम करते हैं। तो पानी तो डिपेंड एटमॉस्फेयर प्रेशर पे करता है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ विथ गोइंग टू हायर एल्टीट्यूड्स। अगर एंट्री में इसी तरह से एक क्वेश्चन आ जाए आपसे, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि हाउ वी कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? ए बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बी बाय increasing the surface area of liquid, C by increasing the volume by increasing the amount of liquid, D by carrying the container and water to higher altitudes। तो मैंने कहा क्या पूछा कैसे हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करते हैं, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये सरफेस एरिया पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे जब आप पानी को ले जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर की भी डिक्रीज़ हो सकती है, और हम कहते हैं दिस इज़ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसी वजह से मरी हिल्स पे, माउंट एवरेस्ट पे या इस पे का एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। अभी देखें तो हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, अभी अगर मैं आपसे ये भी बात करूं तो आपने ये भी सुना होगा कि जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, जहाँ भी आपने बात पढ़ी होगी, सुनी होगी कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो फूड है वो कुकिंग करने में, फूड की जो कुकिंग होती है ना, कुकिंग करने में मैक्सिमम टाइम लगता है फूड को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सी लेवल पे मछली पका रहे हैं तो यहाँ जल्दी पक जाएगी, लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स जैसे मरी हिल्स हैं आपके पास, कोयटा के बड़े बड़े हिल्स होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ खाना पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे पास अगर ये 20 मिनट में पक गया तो वहाँ आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये क्यों? वे फूड टेक मैक्सिमम टाइम फॉर कुकिंग इन द हायर एल्टीट्यूड्स। तो आप इसका रीज़न देंगे कि सर इसका रीज़न ये है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम है, तो लिक्विड अपनी बॉइलिंग पॉइंट से, पानी अपनी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले ही मैक्सिमम हो जाती है। इसी वजह से ये खाना पकाने में वहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगता है।
तो इसी वजह से फूड टेक मैक्सिमम टाइम फॉर कुकिंग एट द हायर एल्टीट्यूड्स वे बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, और फूड को वो एनर्जी नहीं मिलती जो उसको पकने के लिए नीड होती है, क्योंकि टेम्परेचर या पानी जो है पहले ही उस टेम्परेचर से बॉयल हो जाता है। तो इस चीज़ को हम दूर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अभी फूड पकाने में तो ज़्यादा टाइम लगा, अभी हम क्या करते हैं, देन वी यूज़ द प्रेशर कुकर्स। तो बाद में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर्स, और प्रेशर कुकर्स में खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर्स में हम क्या करते हैं, अपने प्रेशर कुकर्स तो जल्दी देखे होंगे, प्रेशर कुकर्स आपने देखे होंगे। प्रेशर कुकर्स जो हैं उसमें खाना जल्दी पक जाएगा। क्यों पकता है जल्दी, क्योंकि हम वहाँ आर्टिफिशियली, प्रेशर कुकर्स में आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियली हमारे पास क्या होता है, प्रेशर कुकर्स में क्या होता है कि आर्टिफिशियली आप प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेयर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अभी ये देखें ये कैसे, प्रेशर कुकर एक क्लोज कंटेनर होता है। प्रेशर कुकर एक क्लोज सिस्टम है जिसमें ये पानी के मालिक्यूल्स के ऊपर जो एयर के वेपर्स होते हैं उनको यहाँ ट्रैप किया जाता है और उसको बाहर नहीं छोड़ा जाता। तो प्रेशर कुकर में पानी का जो वेपर्स बनते हैं, पानी में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको इस क्लोज प्रेशर कुकर में ट्रैप किया जाता है, जिससे इस पानी का कांटेक्ट, इस वेपर प्रेशर का कांटेक्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर से नहीं होता। तो ये जो हैं ये यहाँ पे हम आर्टिफिशियली इनको ट्रैप करके एटमॉस्फेयर प्रेशर कर देते हैं। जब ये ट्रैप हो जाते हैं यहाँ प्रेशर ये बढ़ा देते हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर अभी ये बढ़ गया, तो नीचे भी इसको भी इतना ही चाहिए ना बॉयल होने के लिए। इसी वजह से हमने यहाँ आर्टिफिशियली इन वाटर वेपर्स को, वाटर के जो एयर के जो वेपर्स होते हैं, पानी के जो वेपर्स होते हैं, इनको ट्रैप करके इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा के एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं आर्टिफिशियली, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये काम करती है प्रेशर कुकर्स, जिसकी वजह से खाना पकाने में जल्दी टाइम लग जाता, जल्दी पक जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी वजह से। और दूसरी बात देखें मैडम, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की एक और एप्लीकेशन ये भी है कि हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है वो चक्कर एट द रेड्यूस प्रेशर या लो प्रेशर पे ये काम करते हैं। अभी वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक ग्लिसरीन कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड कौन सा है, ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन की बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल कितनी है बेटा, 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लिसरीन है वह बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही साथ ग्लिसरीन की जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है, डिकम्पोजिशन जिस पे ये डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो भी कितना है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम केमिस्ट्री में क्यों यूज़ करते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्लिसरीन कंपाउंड है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कितना है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी भी मिक्सचर से मैं सेपरेट करूं ग्लिसरीन को, मैं क्या करता हूं, किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करता हूं किसको, ग्लिसरीन को। तो देखें डिस्टिलेशन में प्रोसेस में लिक्विड सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्लिसरीन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी कितना है 290 डिग्री। तो मींस जब मैं मिक्सचर से इसको सेपरेट करूँगा तो जब टेम्परेचर इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगी 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचेगी, तो इस टेम्परेचर पे ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाएगी, मींस ये रहेगी नहीं, ये सेपरेट नहीं होगी। तो अभी साइंटिस्टों को डिफ़िकल्टी हो रही थी
तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसको सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रेशर को रेड्यूस किया। आर्टिफिशियली प्रेशर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, आर्टिफिशियल उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर प्रेशर को रेड्यूस किया, लो प्रेशर। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रेशर को रेड्यूस किया तो जाहिर सी बात है ये बॉइलिंग पॉइंट तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे डिपेंड करती है ना, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेड्यूस होने से फॉर एग्जांपल रेड्यूस हो गई 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम क्या करते हैं, ये ब्रेक 290 पे ही होगा लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमने कम कर दी बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो अभी देखें ये बॉयल होगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन की माना क्या है कि हम ये प्रोसेस तब यूज़ करते हैं जब एक लिक्विड की बॉइलिंग टेम्परेचर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर सेम हो तो उनको मिक्सचर से सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिक्रीज़ करके उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करते हैं, बाद में उसको सेपरेट कर देते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो रेड्यूस प्रेशर पे किया जाता है। तो ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है। प्रेशर कुकर्स भी बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस होती हैं। और उसके बाद देखें बॉइलिंग पॉइंट पे एक और मेन चीज़ आपको ये भी नोट करनी है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर्स बनते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। देन लिक्विड मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होती है, मैक्सिमम, जो वेपर्स बनते हैं। तो इसी तरह फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिपेंड दैट इज़ एटमॉस्फेयर प्रेशर। यू कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेयर प्रेशर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे फैक्टर्स पे भी बात करेंगे जिसमें वेपर प्रेशर है,